Hi friends, this is Kunal and welcome back to Astute Knowledge Academy। आज मैं मेरी स्ट्रेटेजी और मेरा प्लान जो मैंने यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया था वो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। देखिए, मैंने आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन एमए होते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था। एंड आई थिंक जो मेरी स्ट्रेटेजी और प्लान थी वो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, और आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी भी है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की डिमांड करता है। ओके, जैसे हम सबको पता है कि सक्सेस डू नॉट कम एक्सीडेंटली, है ना। इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। सक्सेस जो है उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस। जिस तरह से मेरा अप्रोच था, मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को सिर्फ एक एग्ज़ाम की तरह कंसिडर नहीं किया था। आई थॉट इट वॉज अ वेरी गुड नॉलेज गेनिंग प्रोसेस, है ना। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता था। हालांकि ये बात तो है कि एक तरह का ये एक माइलस्टोन है लाइफ में। अगर आपने ड्रीम किया है यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने का, तो आपको पता है कि इसके बाद आपके पास कौन से एडवांटेजेस है। ठीक है, तो सिर्फ एडवांटेजेस ही आपके, कोई डिसएडवांटेज तो हो नहीं सकता एग्जाम का। एज वी ऑल नो, यू सी, देर इज नो सीक्रेट फॉर सक्सेस। आज जो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, ये रातों रात सक्सेस करने का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। दिस दिस प्रोसेस ऑफ एग्जाम नीड्स हार्ड वर्क, जो आपको करना है। इट इज रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। ठीक है, जिन्होंने पहले एग्जाम दी है, उन्होंने अगर एग्जाम क्रैक नहीं है तो उनको अब ये चीज एनालाइज करनी है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। ओके, यानी कि कौन से पार्ट में हम वीक थे। आइडर वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट थे, वेस्टर्न थे, कंपेरेटिव थे, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट था जिसमें आप वीक थे, और जिसी वजह से आपका स्कोर जो है वो कम आया है। तो सबसे पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। आज जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो शेयर करना, मेरा यही मोटिव है कि उससे आइदर आप मोटिवेट हो, या आप जैसे मैंने स्टडी किया था उस अकॉर्डिंग या उस पैटर्न को आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि आप उसमें और कुछ न्यू इनपुट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसे और अच्छा और बेहतर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, आज हम कौन से सवाल देखने वाले हैं वो देखते हैं पहले। ठीक है, पहली बात तो, क्या पहले प्रयास में या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या यूजीसी नेट क्रैक किया जा सकता है, अचीवेबल है या नहीं है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, प्लान क्या होना चाहिए। साथ ही में देखिए, दो पेपर होते हैं, पेपर वन फॉर 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और पेपर टू 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। ये पैटर्न तो आप सभी को पता ही होगा, यू आर ऑल familiar with the pattern। उसी के साथ हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड बुक्स। ठीक है, कौन सी बुक्स पेपर वन के लिए हमें पढ़नी है, कौन सी बुक, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, उन बुक्स की लिस्ट भी मैं आपको आज बताऊंगा। साथ ही में किस तरह से एक प्लान या एक शेड्यूल बनाना है स्टडी करने का। ठीक है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही में स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे रोज हम स्पेंड कर सकते हैं स्टडी करने में। ठीक है, कितने घंटों तक हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। ये जो कुछ बेसिक सवाल होते हैं, सारे ही स्टूडेंट जो भी बिगिनर्स है उनके मन में आते ही है ये सवाल। उन सारे ही सवालों के जवाब आपको आज इस लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा पेपर वन की। ठीक है, एज वी ऑल नो, दोनों भी पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो अगर आप पॉलिटिक्स या आपका जो पेपर टू है उसमें 150 प्लस भी स्कोर लेके आते हो, लेकिन अगर आपका पेपर वन वीक है तो आप नेट या जेआरएफ अचीव नहीं कर पाते हो। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उन्होंने सिर्फ पेपर टू के बेसिस पे नहीं किया है, उन्होंने जो प्रोसेस है, जो स्टडी है पेपर वन का, उसमें भी अच्छा स्कोर किया है, तभी जाके उनको जेआरएफ मिला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पेपर वन। ठीक है, एक सवाल सबसे पहला कि स्टडी टू क्रैक द एग्जाम इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी। ठीक है, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, कैन यू क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि बहुत ही टफ एग्जाम है। एज वी ऑल नो, 2021 में जो नवंबर में एग्जाम हुई थी वो अराउंड 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, 2021 में जो एग्जाम था वो 12 लाख लोगों ने एग्जाम दी थी, 12 लाख। आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडिया में यूजीसी नेट के लिए, और नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करते हो तो आपको किसी भी स्टेट का
जो एससीटी एग्जाम होता है वो देने की जरूरत नहीं है ना। तो 12 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, एग्जाम अटेम्प्ट किया था, लेकिन देखिए रिजल्ट सबका नहीं आने वाला है। जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, कितना कट ऑफ लगेगा ये मैंने आपको बताया था, और आने वाले 2 या 3 दिन में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार का क्या कट ऑफ हो सकता है, जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया था, आई गेस उसी के आसपास होने के चांसेस है, ठीक है। ठीक है, 12 लाख लोगों ने एग्जाम दी है, लेकिन जो पासिंग रेशो है, ठीक है, जो सक्सेस रेशो है, इसमें सिर्फ 4 to 5% लोग ही एग्जाम क्लियर पाते हैं। आउट ऑफ 12 लाख पीपल सिर्फ 4 और 5% लोग ही एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि ये इतनी भी एग्जाम इजी नहीं है कि कोई भी इसे क्लियर कर पाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि हार्ड वर्क, प्रिपरेशन और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और शेड्यूल अगर आपका है, एक प्लान आपने बनाया है एग्जाम को एस करने का, क्रैक करने का, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। सिर्फ आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी। जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज की थी, आज मैं उसे भी डिस्कस करूंगा। और एक सवाल का जवाब, कैन यू क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? यस, ऑफ कोर्स यू कैन क्रैक द एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो ये। तो मन में कोई शंका नहीं रखना है, कोई डाउट नहीं रखना है कि अभी पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, अभी आने वाले जून सेशन की एग्जाम का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। तो मन में ये डाउट नहीं रखना है, संकोच नहीं रखना है कि अभी हम इतना कम वक्त है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे एग्जाम को क्रैक करेंगे। देखिए, बहुत ही इजी मेथड है स्टडी करने का। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप इजीली एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जिसकी वजह से मुझे हेल्प हुई। पहली बात तो सिलेबस। हमको ये पता होना चाहिए कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 का सिलेबस क्या है। मोस्टली स्टूडेंट को पेपर 2 का पता ही होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन उसमें किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें किया है। जो टॉपिक्स हमें यूजीसी नेट में दिए गए हैं वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। कोई लोग पर्टिकुलर एक इंटरनेशनल रिलेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो हम बोल सकते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में अपना एमए करते हैं, या इंडियन या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में करते हैं, तो उनका ये जो पार्ट होते हैं, बाकी के जो चैप्टर्स और यूनिट दिए हैं वो स्किप हो जाते हैं, वो उस प्रोसेस में उसे स्टडी नहीं करने पड़ते। लेकिन ग्रेजुएशन में हमने सारे ही सब्जेक्ट को पढ़ा है। सिर्फ चीज ये है कि हमने पढ़ी है, अब हमें फिर से रिवीजन करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एमए किया है तो आप 5 साल के प्रोसेस से निकल कर आए हो। 3 इयर्स का ग्रेजुएशन, 2 इयर्स का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज योर एमए। तो आप 5 साल से इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन तो तैयार हो ही जाता है यहाँ पे। रही बात पेपर 1 की, तो वो मोस्टली आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए न्यू टॉपिक होता है, ठीक है। तो हमें दोनों भी पेपर पे एम्फेसिस इक्वल करना है। सबसे पहले हमने निकालना है दोनों का भी सिलेबस क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एनालाइज द एंटायर यूजीसी नेट सिलेबस, ठीक है। दिस ईयर न्यू नेट सिलेबस वाज इंट्रोड्यूस इन विच मेनी न्यू टॉपिक्स वेर एडेड। जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम ऑनलाइन पैटर्न हो चुका था एग्जाम का, और साथ ही में सिलेबस भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ था। जैसे हमें पता है 2018 से के पहले सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था, इस बार थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और उसके पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करती थी, अब ऑनलाइन एग्जाम होती है, ठीक है। तो ये एक न्यू तरह का चैलेंज था, न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए थे, 2-3 न्यू थिंकर्स भी ऐड किए गए थे वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। साथ ही में इंटरनेशनल रिलेशन ज्यादा वास्ट हो गया है न्यू सिलेबस से। तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए था। मैंने सबसे पहले दोनों भी पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो है वो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला था, ठीक है। देखिए, हम मोबाइल में स्टडी करते हैं, लैपटॉप में स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रेडिशनल स्टडी करने की आदत है, बुक से पढ़ने की आदत है, तो अपने आप को फोर्स मत करो कि मोबाइल में स्टडी किया जाए या तो फिर लैपटॉप पे स्टडी किया जाए। आप अपने कन्वेंशनल मेथड जो है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसे ही फॉलो करो। प्रिंट आउट लेकर आओ और जहां आप स्टडी करने के लिए बैठते हो बिल्कुल सामने लगा दो, ताकि हर वक्त आपका ध्यान रहे कि आपका सिलेबस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल अपने आंखों के सामने होना चाहिए आपका सिलेबस, ठीक है। साथ ही में मैंने स्टडी करने के पहले प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स को एनालाइज किया था, ठीक है। मैंने अराउंड लास्ट 3 to 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाले, ये जानने के लिए कि क्या पैटर्न होता है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। दूसरी, मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये इतना भी हार्ड एग्जाम नहीं है कि कोई क्रैक नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंट इसलिए है मुझ में क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है या आपके मन में कोई शंका है कि नहीं हो सकता है, तो उस डर को अभी ही हटा दो, ठीक है। क्योंकि देखिए, सफल होने के लिए आपकी सफलता की इच्छा है ना, सफल होने के लिए आपकी जो सफलता की इच्छा है
वो आपकी असफल होने की इच्छा से बड़ी होनी चाहिए। सिंपल सी चीज है लाइफ में, है ना। बोथ पेपर्स, पेपर 1 और 2 आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो दोनों के ऊपर इम्फेसिस देना है। देखते हैं पेपर 1 की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन किया था। देखिए, बोथ पेपर आर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। हमको तो पता है कि सफलता रातों रात नहीं आती है, ये तब आती है जब आप हर दिन पहले दिन से और ज्यादा बेहतर करते हो। ठीक है, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे, तो अगर आपने पहले दिन जेन्युइनली अपना मन लगा के, दिल लगा के स्टडी की है, तो विद इन अ वीक आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा आपकी स्टडी में, कि किस तरह से आप इम्प्रूव हो रहे हो, कितना नॉलेज आप गेन कर रहे हो इस स्टडी या प्रिपरेशन की प्रोसेस में। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। तो पहले तो मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट लिया। अराउंड 10 टॉपिक्स हमको यहाँ पे यूनिट्स दिए हैं पेपर 1 में। साथ ही में हमें कंप्यूटर जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, एग्जाम में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उससे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखिए, ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी से। ठीक है, अब टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, ये बेसिकली जिन्होंने बीएड किया है उनको तो बेसिक नॉलेज होगा ही कि किस तरह से टीचिंग के मेथड्स होते हैं, वेरियस मेथड्स होते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करना होता है। साथ ही में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन केम फ्रॉम दी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी एक इंग्लिश का, या अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो पैसेज दिया जाता है, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, और अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन का लेवल देखो कितना हार्ड होता है, तो देखिए मॉडरेट लेवल का होता है, बहुत ज्यादा टफ या कंफ्यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का जो सबसे ज्यादा लोगों को मतलब जिसमें लोग स्कोर नहीं कर पाते, वो सवाल है मोरल का। ठीक है, एक मॉरल पूछा जाता है कि व्हाट इज द मॉरल बिहाइंड दिस कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज। और अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आता है तो आप इस सवाल को गलत कर दोगे। लेकिन फॉर्चुनेटली कोई भी निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो पूरे 50 सवाल हमें अटेम्प्ट करने ही है। ठीक है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं, क्योंकि वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत सारा वक्त है हमारे पास। साथ ही में हमारे पास जो है कोई निगेटिव मार्किंग का स्कीम नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है, जिसमें हम सारे ही अटेम्प्ट क्वेश्चन हमें करना बहुत जरूरी होते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं देखिए मैथ्स के डेटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। आपको पता होगा कोई एक चार्ट दिया जाता है, आइदर एक पाई चार्ट दिया जाता है, या कुछ बार्स वाला चार्ट दिया जाता है, टेबल दिया जाता है, वहां से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बुक्स भी बताऊंगा मैं आपको इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ने के लिए कौन सी अच्छी बुक होती है। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। 5 to 6 क्वेश्चन कंप्लीटिंग द सीरीज रीअरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बेसिकली इसको कहा जाता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग कहा जाता है, रीजनिंग से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 सवाल होते हैं। देखिए, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था यूजीसी नेट की, उसके बहुत पहले ही मैंने स्टेट पीएससी और यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो उसके वजह से मेरा मैथ्स, रीजनिंग और ये जो एप्टीट्यूड होता है, बेसिक जो सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड, वो मेरे बहुत अच्छे थे। और मैंने स्कोर भी बहुत अच्छा किया था पेपर 1 में। मैंने पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, एक चीज जो मुझे जिसने मुझे वीक किया था पेपर 1 में, वो था कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मुझे कंप्यूटर का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। ठीक है, लेकिन जब मैंने एग्जाम होने के बाद खुद के पेपर को एनालाइज किया और फिर थोड़ा सोच के देखा कि यार ये सवाल बहुत ही ज्यादा बेसिक थे। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में एक तरह की एंजाइटी होती है, डर होता है, ठीक है, उसके चलते मैंने कुछ कंप्यूटर के सवाल नहीं किए थे। लेकिन एग्जाम के बाद जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, साथ ही में 3 क्वेश्चन आते हैं आपके सिलॉग से। ठीक है, सिलोजिज्म जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो उस तरह के 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है देखिए कॉम्प्रीहेंशन का, साथ ही में डेटा, रीजनिंग के और मैथ का, बेसिक मैथ के क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दिक्कत ये है कि हमने इसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है। अदरवाइज जो बैंकिंग लेवल की एग्जाम होती है मैथ्स और रीजनिंग से, उससे तो कई गुना इजी होती है हमारे यूजीसी नेट का पेपर 1 का मैथ्स एंड रीजनिंग। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सिर्फ बेसिक नॉलेज हमको गेन करना है पेपर 1 का। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बेसिक नॉलेज से ही आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा आपको। साथ ही में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 5 क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशन से
एवरी ईयर पूछे ही जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक दो एनवायरमेंट रिलेटेड भी, या इंटरनेशनल रिलेशन, या आप बोल सकते हो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन कंबाइनली पॉलिटिकल साइंस का, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब जिन्होंने जिसका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है उनको तो बेसिक पता है, कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं और वो इजीली अटेम्प्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो हम पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से 4-5 सवाल हमारे आने वाले हैं और बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पार्ट 1 और पार्ट 5 से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। साथ ही में आपका यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच से ही पूछे जाते हैं। आप एनालिसिस करके देखिए, जो मैंने एनालिसिस किया था उसी ज्यादातर क्वेश्चन मोस्टली पार्ट 5 से ही पूछे गए थे, जो कि हमारा यूनियन गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट का। चलिए, कुछ क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, जो भी हॉट टॉपिक चल रहा है, हॉट इशू चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2-3 साल का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ पिछले 6 मंथ का। यानी कि अगर जून में एग्जाम होने वाली है तो आपको जनवरी से लेके जून तक, या दिसंबर से लेके लास्ट दिसंबर से लेके तो जून तक 6 या 7 महीने का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, और वही इनफ है आपके लिए, ठीक है। वही इनफ है, उससे ज्यादा करंट अफेयर में टाइम आपको वेस्ट करना नहीं है। सिंपल चीज है, सारे ही स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हो या कोई भी सब्जेक्ट का स्टडी करते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। डेली न्यूज़पेपर का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक बेसिक नॉलेज के लिए भी, साथ में एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कोई भी एक करंट अफेयर की बुक लेके आ सकते हो, वीकली मैगजीन्स होती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, आप उन बुक से भी अपना करंट अफेयर अच्छा कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं कुछ सवाल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से, ठीक है। साथ ही में एक होता है कम्युनिकेशन एंड रिसर्च, वो ये दोनों जो है वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन दोनों से ही पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। एक बुक जो मैंने स्टडी की थी वो थी केवीएस मदान की, ठीक है। तो लेटेस्ट जो भी इनका बुक आया है मार्केट में पेपर 1 के लिए, दिस वन बुक इज मोर देन इनफ, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, 10 किताबों से 10 टॉपिक पढ़ने से अच्छा है एक किताब से 10 भी टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ो, सॉरी, इतने अच्छे से पढ़िए कि कोई डाउट ना रहे आपके मन में, ठीक है। बहुत मतलब इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि मैं आपको 10 बुक्स इसके लिए सजेस्ट करूं, ठीक है। हाँ, पेपर 2 के लिए आप ज्यादा बुक्स रेफर कर सकते हो, लेकिन फॉर पेपर 1 केवीएस मदान इज द की, ठीक है। इस बुक में सारे ही यूजीसी नेट के लिए ही ये बुक डेडिकेट है टोटली, ठीक है। यूजीसी नेट के लिए है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। आई होप आपके पास ये बुक होगी, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट केवीएस मदन, सिर्फ एक बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। 4, 5, 10 बुक नहीं पढ़ने हैं पेपर 1 के लिए, 1 बुक इज मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं, नो वन इज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक सवाल है, सारे ही सवालों के जवाब सबको नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और रेस यहीं पे स्टार्ट होती है, जिन सवालों के जवाब दूसरों को नहीं आ रहे हैं, जिनका प्रिपरेशन ठीक से नहीं है, दोज हु लैक प्रिपरेशन और प्रॉपर प्रिपरेशन और प्लान, उनके आगे आप बढ़ सकते हो अगर एक अच्छा प्लान आपके पास स्टडी का है तो। स्टिक टू वन बुक, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने सिर्फ केवीएस मदान का स्टडी किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे जितने भी टॉपिक्स दिए गए थे एग्जाम में पेपर 1 में वो सारे ही कवर हो रहे थे केवीएस मदान में, और सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए गए हैं। साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिए हैं, ठीक है। सो आप उससे स्टडी कर सकते हो। अलग अलग मल्टीपल बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, डू नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग टॉपिक इन डिटेल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें कोई इसमें, ठीक है, बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन नहीं करने है, बहुत ज्यादा रीजनिंग और मैथ पे इम्फेसिस नहीं देना है, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं, 2 या 3 साल के पुराने पिछले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसे डाउनलोड करिए, ठीक है, या तो उसका प्रिंट निकालिए और देखिए कहाँ से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बेसिक मैंने आपको बता दिया, 5, 6, 7 सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि क्या कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक पर या कौन से यूनिट पे ज्यादा इंफेसिस दिया जाता है। अगर मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस से आ रहे हैं, वो वर्बल मैथ से आ रहे हैं, ठीक है, या रीजनिंग से आ रहे हैं तो वर्बल रीजनिंग से आ रहे हैं, ठीक है, या तो मैथमेटिकल सम्स पूछे जा रहे हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आपको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है पेपर
वन को, ठीक है। आई होप डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है इस तरह से आपको स्टडी करनी चाहिए। साथ ही में अब हम बात करेंगे हमारे पेपर टू की, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बोथ पेपर आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर टू पे एम्फेसिस दे रहे हो, ट्रस्ट भी थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज है पेपर वन का तो आप नेट क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट जो है, एम गोल जो है वो होना चाहिए जीआरएफ, और सिर्फ जीआरएफ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जीआरएफ के क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा आपको। आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए, वहां पे आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या है वो भी मैंने एक्सप्लोर करके बताए हैं सारे। चलिए अब बात करते हैं हमारे पेपर टू की, जो है हमारे सबकी जान, पॉलिटिकल साइंस। एज एरिस्टोटल सेज, पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस एंड आई ट्रूली बिलीव हिज स्टेटमेंट। बिकॉज ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इस सब्जेक्ट से किसी को भी प्यार हो सकता है। अगर आपने पीजी में या ग्रेजुएशन में पोस्ट अपने जो भी आपने डिग्री की है, अगर उसमें आपने पॉलिटिकल साइंस का स्टडी किया है तो आपको एक चीज जरूर पता होगी कि पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी एक ही चीज पे स्टैंड करती है, वो है पॉलिटिक्स, और सिर्फ पॉलिटिक्स। फैमिली, फैमिली के बाहर सोसाइटी, स्टेट, सेंटर, कंट्री, हर जगह पे आपको एक चीज कॉमन मिलेंगी, वो है पॉलिटिक्स, ठीक है। लाइफ का ओरिजिन भी पॉलिटिक्स है और लाइफ का एंड मीन्स भी क्या है, पॉलिटिक्स है, अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज आई एम इन लव विद दिस सब्जेक्ट। मैं पिछले 6-7 सालों से यही सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। पीजी मैंने इसमें की है, पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर, आर्टिकल पब्लिश किए हैं। साथ ही मैं पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी आज गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस का और मुझे बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट। आई होप आपको भी होगा। सो चलिए, कौन सा प्लान मैंने फॉलो किया था उसकी बात करते हैं। अगेन वही चीज मैं रिपीट करूंगा, जब मैंने स्टडी स्टार्ट किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यूजीसी नेट का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था कि आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन यूजीसी नेट एग्जाम देना ही चाहिए सबको, ठीक है। मुझे उतना ज्यादा आइडिया नहीं था, एग्जाम के प्रोसेस के बारे में पता नहीं था, ठीक है। और जितने मैंने क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले मैंने पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर निकाले पॉलिटिकल साइंस के, और उसे एनालाइज किया कि क्या पैटर्न है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल कितना हार्ड होता है, इजी होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है, मीडियम लेवल का होता है। उसको मैंने सबसे पहले एनालाइज किया। और सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि सिलेबस, सिलेबस का कॉपी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और मैंने भी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने भी एग्जैक्टली अपने जहां मैं रोज स्टडी करता था उसके सामने ही मैंने स्टिक कर दिया था मेरा सिलेबस, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है। 10 यूनिट्स हमारे दिए हैं पेपर टू में, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी से लेके तो इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड वर्ल्ड तक, ये यहाँ पे आपके पूरे 10 यूनिट्स या 10 चैप्टर्स आप बोल सकते हो पॉलिटिकल साइंस के। कौन से चैप्टर पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं या कौन से यूनिट से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने एनालाइज किया है पेपर, नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, वो जाके जरूर देखिएगा। पहली चीज, ज्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, देखिए वेस्टर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आइडियोलॉजीज जो होती है उससे, और पॉलिटिकल थियरी से सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर मैं इन सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, पार्ट ए में पॉलिटिकल थियरी से लेके तो इंडियन फिलोसोफर तक, और पार्ट टू में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके इंटरनेशनल रिलेशंस तक, ठीक है। तो पार्ट वन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द पार्ट वन और पार्ट ए सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। सबसे ज्यादा सवाल वही से पूछे जाते हैं। और एक सक्सेस का की ये है कि अगर आपका पार्ट वन अच्छा है तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हो जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए या इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाए, वो सब आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। पार्ट वन इज द की हियर, ठीक है। आई जस्ट फॉलोड द सिलेबस, फोकस्ड ऑन ईच यूनिट ऑफ द सिलेबस टॉपिक वाइज, ठीक है। हर एक टॉपिक को मैंने एनालाइज किया है, बहुत सारी बुक्स भी मैंने पढ़ी थी, मैं बुक लिस्ट भी आपको बताऊंगा मैंने क्या पढ़ा था। सबसे पहली चीज, जब मैंने सारी चीजों को एनालाइज कर लिया, तब मैंने कुछ, आफ्टर माय प्रिपरेशन, मैंने कुछ टेस्ट सीरीज या पेपर सॉल्व करने की कोशिश की। उसमें मुझे पता चला कि जो कंपेरेटिव सेक्शन है, कंपेरेटिव पॉलिटिकल का जो सेक्शन है, उसमें मैं स्कोर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जाम के पहले करनी होती है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने निकाले थे उसमें मैं सारे ही सेक्शन में अच्छे स्कोर कर रहा था, लेकिन जहां पे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के सवाल आ रहे थे
तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उनको समझने में और उनको सॉल्व करने में। तो जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये सेक्शन मेरा वीक है, तो मैंने ज़्यादा इम्फेसिस फिर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे किया। मैंने अलग से बुक पढ़े कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, उसका जो बेसिक नॉलेज है उसको अचीव किया और उसके बाद ही मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है, साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैंने बोला है और प्रैक्टिस टेस्ट आपको रेगुलरली सॉल्व करनी चाहिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करनी है तो। ठीक है, और कुछ सवाल है, देखते हैं आगे। देखिए, अगेन व्हाट एज पर यू आर द मिस्टेक, मतलब जो मैंने मिस्टेक की थी वो बताना चाहूंगा मैं। वन शुड अवॉइड वर्ड प्रिपेयरिंग द एग्जाम। ठीक है, क्या होता है बेसिकली कि हर एक बंदा प्रिपरेशन जब स्टार्ट करता है तो कोई ना कोई तो मिस्टेक होती है हमसे, क्योंकि हम परफेक्ट तो नहीं है कि हमको, और हमको ये भी नहीं पता कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो टॉपिक्स हमारे अच्छे होते हैं हम उन पे ज्यादा इम्फेसिस देते हैं, है ना। ये मिस्टेक मुझसे भी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपेरेटिव सेक्शन पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और जब मैं एग्जाम या टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहा था, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा था, तो कंपेरेटिव सेक्शन से मुझे बहुत कम मार्क आते थे। तो सबसे पहले मैंने उस चीज को सॉल्व किया, उस मेरी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाया। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आज मेरी एक स्टूडेंट पीएचडी कर रही है और मैं ही उनका एज अ प्राइवेट गाइड हेल्प कर रहा हूँ उन्हें, बिकॉज मैंने कमांड ला ली है मेरे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे, और ये तभी आई जब मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, सो एक चीज अवॉइड करनी है, वो है ज्यादा बुक्स का प्रिपरेशन करना। हमें पता है मार्केट में ढेरों सारे मटेरियल पड़े हैं और हमको लगता है कि हर एक यूनिट के लिए एक सेपरेट बुक पढ़ना चाहिए। हालांकि रेफरेंस बुक बहुत सारे मार्केट में, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मटेरियल जमा नहीं करना है। ज्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक ज्यादा बार पढ़िए आप, ठीक है, और अच्छे से पढ़ने। और एक चीज और हमें बताना चाहूंगा कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, देखिए, ये एक चीज याद रखना कि असफलता फिर से प्रयास करने का एक नया अवसर है आपके लिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी हताश या निराश नहीं होना है, ये आपको एक अवसर मिला है, साथ ही में आपको एक एग्जाम का एक्सपीरियंस भी मिला है, अनुभव है आपके पास। अब आपको पता है कि आपको किस तरह से नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है, दूसरी चीज, डू नॉट टू मच स्टडी इज नॉट नीडेड, फैक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे हमने देखा है प्रीवियस ईयर एग्जाम का, 2021 का एग्जाम दिया है तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो हमें जो है वो बहुत ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करना है, जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लिए। पेपर पैटर्न आपने देख लिया है, एनालाइज किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है हमें। ओके, हमें फैक्ट्स बेस्ड स्टडी करना है, फैक्ट के ऊपर जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इंटरलिंक किया जाता है, मैच द पेयर दिया जाता है, यहाँ पे कोई लिबरल थिंकर दिए जाते हैं, यहाँ पे मार्क्सिस्ट थिंकर दिए जाते हैं, वहाँ पे बुक्स लिखी जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म कैसे थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे ये। ठीक है, तो जो उनकी बुक भी होंगी वो बेसिकली उनके क्रिटिसिज्म पे ही बेस्ड होगी। तो यहाँ पे फैक्ट या कॉमन सेंस वाली बात होती है कि मार्क्सिज्म की जो बुक रहे होंगे वो क्रिटिकल होंगे किसके, लिबरलिज्म के या लिबरलाइजेशन के। तो ये चीज एक कॉमन होती है जिसको हम बोलते हैं कि फैक्ट बेस्ड स्टडी करना। अगर आपको ये चीजें पता है आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगेन और एक चीज, डोंट हर्ट फॉर मटेरियल, ज्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागना है कि ये भी किताब पढ़नी है वो भी किताब पढ़नी है, ये गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, साथ ही में सिलेबस के, अच्छे से सिलेबस का स्टडी करिए। जब आप करंट अफेयर का स्टडी करते हो तो आपको साथ ही में इंटरनेशनल, सॉरी, जब इंटरनेशनल रिलेशन का आप स्टडी करते हो तो साथ ही में आपको करंट अफेयर के साथ इसे मर्ज करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग डील्स इंडियन गवर्नमेंट साइन करती है फॉरेन कंट्रीज में, जब भी मोदी जी जाते हैं कोई डील साइन करते हैं, ठीक है, कोई एग्रीमेंट होता है दो कंट्री के बीच में, एंड दीज आर ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस में आने वाले टॉपिक। तो आपको करंट अफेयर को भी पढ़ना होगा अच्छे से इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से अगर आते हैं तो कुछ थियोरी बेस्ड होते हैं, कुछ यूनाइटेड नेशंस के या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछे जाते हैं, सॉरी, साथ ही में जो है वो आपको सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर से कि ये ट्रीटी इंडिया ने किस कंट्री के साथ की है, ये एग्रीमेंट कौन से कंट्री के साथ किया है। ठीक है, अब एक जो चीज है जो सबको परेशान करती है, मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट यूजीसी नेट का चीज कौन सा है, मतलब क्या पार्ट जो मुझे लगता है डिफिकल्ट है, वो है सिलेबस बहुत ही ह्यूज है और बहुत ही डिफिकल्ट है पूरे यूनिट्स को कवर करना। ठीक है, लेकिन ये दिखने में बहुत बड़ा लगता है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, लेकिन अगर आप चीजों को लिंक करो, ठीक है, अगर आपने पार्ट ए अच्छा किया है, देखिए
पॉलिटिकल थियरी में हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी या अप्रोचेस का स्टडी करते हैं। सिमिलर ये चीज आपकी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में भी आपको जो है वो अप्रोचेस दिए गए और सिमिलर अप्रोच दिए गए हैं। तो अगर आपका पेपर वन जो अच्छा है, सॉरी पेपर वन बोल रहा हूँ, सेक्शन ए पेपर टू का अच्छा है थियरी से लेके थिंकर्स तक, तो आप इजीली कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में भी स्कोर कर सकते हो, जो कि आपका सेक्शन बी रहेगा। तो इस तरह से लिंक करनी है हमको चीजें, तभी जाके ये सिलेबस जो है वो इजी और छोटा लगेगा आपको। एनीथिंग दैट स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड, परफॉर्म वेल ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। सबसे पहली चीज तो अटेम्प्ट ऑल द एग्जाम। ठीक है, इस सवाल का जवाब देख रहे हैं हम कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो एंजाइटी होती है एग्जाम की, एक तरह का डर होता है कि मैं स्कोर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या ये एग्जाम मैं क्लियर कर जाऊंगा, ये सारे डर रिजल्ट के पहले होने चाहिए, एग्जाम के पहले नहीं। जब रिजल्ट आएगा ना, तब थोड़ी सी मन में ये शंका होनी चाहिए। जब एग्जाम में जा रहे हो आप, फ्रेश माइंड से जाइए। एक चीज याद रखिएगा, जो आपने पढ़ा है वो आपको पता है। ठीक है, साथ में आप या तो आप उसको इस तरह भी बोल सकते हो कि आपको जितना लगता है आपने पढ़ा है, आपको एग्जाम में जाके ये लगता है कि नहीं यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। सो मतलब, और अगर इसको इलेबोरेट करूं मैं, तो सिंपल सी चीज ये हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो अक्सर ये हमें लगता है एग्जाम में कि हमको ये चीजें आते नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें उन चीजों को, तो हमें वो चीजें आती है। मोस्टली एग्जाम के बाद हम जब पेपर एनालाइज करते हैं, तब हमें हमारी मिस्टेक्स रियलाइज होती हैं। ओके, तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। फुल कॉन्फिडेंस से आपको एग्जाम में जाना है, कोई भी तरह का टेंशन, ठीक है, कोई भी ओवर एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। कूल चिल होकर जाइए एग्जाम में, बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम आपके लिए बना है। नेक्स्ट देखते हैं अभी कौन सी, अब यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स स्टडी किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लिस्ट ऑफ बुक्स कौन से थे, देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और जो यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली बुक दिए गए हैं, आई विल सजेस्ट वो बुक्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बुक है मार्केट में, ठीक है, लेकिन वो ओल्ड पैटर्न से रिलेट करते हैं। जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उससे रिलेटेड उसमें एमसीक्यूज भी नहीं दिए गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक बेसिक बुक आप पढ़ लो, ठीक है, कोई भी एक, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है, बहुत सारी पब्लिकेशन है, और सबको ये लगता है कि ये एक पब्लिकेशन की बुक पढ़ लिए तो हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। देखिए, एग्जाम में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सिंगल बुक पे आप रिलाय नहीं कर सकते हो, डिपेंड नहीं रह सकते हो। और जितने भी मार्केट में बुक दिए हैं, अगर आप पेपर पैटर्न को देखो या सिलेबस को देखो, या तो कुछ अलग ही एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पे, या तो फिर एमसीक्यूज में बहुत सारे मिस्टेक दिए गए हैं। पर्सनली मैंने बहुत सारे बुक जो है वो एनालाइज किए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बुक तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में स्टेट पीएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो पॉलिटिकल साइंस के बुक्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, और मुझे पता था कि मुझे कौन से सेक्शन के लिए कौन से बुक पढ़ने चाहिए। ठीक है, और वही बुक लिस्ट मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, पॉलिटिकल थियोरी के लिए सबसे हाई डिमांडेबल बुक है जहाँ पे सारा नॉलेज कवर हो जाएगा, वो है ओपी गौबा की पॉलिटिकल थियरी। ठीक है, ओपी गौबा के आप पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, साथ ही में की कंसेप्ट पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने एंड्रयू हेवुड की एक बुक पढ़ी थी। ठीक है, इंटरनेशनल, ये एक फिलोसोफर है, पॉलिटिकल फिलोसोफर है, थिंकर है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो मैंने पढ़ी थी। वहां पे इंटरनेशनल थियरीज, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मुझे एक बेसिक आइडिया आ गया था। साथ ही में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है, जिसे हम पॉलिटिकल ट्रेडिशंस भी कहते हैं, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, वो बहुत ही अच्छे से, अगेन एंड्रू हेवर्ड की बुक है, फिर से एक दूसरी बुक है, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मुझे जो सबसे बेस्ट बुक लगती है वो है सुब्रता मुखर्जी की, अच्छी बुक है। आप ओपी गौबा भी रेफर कर सकते हो, लेकिन सुब्रता मुखर्जी भी एक अच्छी बुक है अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो। और साथ ही में इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गौबा वन ऑफ द बेस्ट। इग्नू का मटेरियल भी बहुत अच्छा है इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। साथ ही में इंडियन पॉलिटी के लिए, देखिए, हर एक पॉलिटिकल स्टूडेंट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत की हमारा बाइबल है, हमारी गीता है, और हमारा कुरान है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिए, किसकी बुक है ये, एम लक्ष्मीकांत की। बहुत ही डिटेल में थरोली हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप पढ़ सकते हो। साथ ही में गवर्नेंस इन इंडिया एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी
एम लक्ष्मीकांत ही बहुत बेस्ट बुक है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, सबसे बेहतर बुक वही रहेगी। साथ ही में कुछ पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बताया पॉलिटिकल ओपी गोबा भी अच्छा है। साथ ही में सुशीला रामास्वामी की भी एक बुक है जो आप स्टडी कर सकते हो। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया जो होते हैं, इस लास्ट के 2 ईयर से बहुत ज्यादा सवाल वहां से पूछे गए हैं, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स में इन इंडिया के ऊपर। तो उसके लिए मैंने जो इग्नू का बुक होता है MPSC 07 उसका कोड है, ये बुक मैंने स्टडी किया था और इसमें सारी ही रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है सोशल मूवमेंट जितने भी इंडिया में हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। साथ ही में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही खूबसूरत बुक है JC जौहरी की, ठीक है। ये कंपेरेटिव के जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगेन मैंने आपको कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट। फिलहाल के लिए अगर आपको बहुत थरोली डिटेल स्टडी करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो गो फॉर एम लक्ष्मीकांत ओनली। साथ ही में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने और एक नोट्स का स्टडी किया था जो कि पवनीत सिंह सर का था, ठीक है। पवनीत सिंह सर जो है वो आई गेस वजीराम जो आईएएस इंस्टीट्यूशन है वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते थे तब, अब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक पब्लिश की है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन पे है और आई गेस ये बुक मोर देन इनफ है। लेकिन अब इतनी वक्त बहुत कम है, सिलेबस इतना बड़ा है, इतने सारे बुक्स आप कैसे पढ़ पाओगे, ये सवाल सभी के मन में होता है। तो एक चीज देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, सिलेबस दिखने में बड़ा है लेकिन अगर आप लिंक करोगे तो ये बहुत ही इजी सिलेबस है समझने के लिए। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से प्यार है तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, एक भी यूनिट या एक भी जो 10 चैप्टर दिए 10 के 10 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इग्नू के बुक्स पे ज्यादा ध्यान दिया था, ठीक है, क्योंकि देखिए जो बेसिक नॉलेज है हमारा उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, साथ ही में जो सवाल हमने जो हमारे ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी से रिलेटेड सिलेबस है, वही सवाल पूछने वाले हैं। अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप इग्नू से स्टडी किया है तो इग्नू का मटेरियल भी आप रेफर कर सकते हो। साथ ही में DU या JNU के अगर आपको स्टडी मटेरियल नोट्स मिल जाते हैं तो वो भी इनफ है UGC नेट JRF क्रैक करने के लिए, ठीक है। इतने सारे बुक्स के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए इन बुक को पढ़ रहा था बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC ऑप्शनल PSIR के लिए मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, तो मैंने सारी ही बुक्स जो है वो पढ़ी थी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इग्नू और आपकी यूनिवर्सिटी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका मटेरियल आप रिफर कर सकते हो। सिलेबस के वाइज आपको स्टडी करना है, ठीक है, जिस तरह से सिलेबस दिया है उस तरह से स्टडी करना है। और जल्दी ही मैं मेरी एक बुक पब्लिश करने वाला हूँ। आपको उस बुक में मैं जो करंट पैटर्न है एग्जाम का, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा इंफेसिस देना चाहिए, उसका एक वो कंबाइंड बुक रहेगा, ठीक है। दोनों सेक्शन के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस कंपेरेटिव का एक सेपरेट बुक बना रहा हूं मैं। साथ ही में एक बुक रहेंगी आपकी जो रहेंगी पॉलिटिकल थ्योरी से इंडियन थिंकर तक, ठीक है, उसमें सारे ही चीजें, मतलब वो एक तरह का जिस्ट रहेगा, ये जितने भी बुक्स आप पढ़ रहे हो ना उन सबसे मिलाकर वो मैंने एक सिंगल बुक बनाए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प होंगी उस बुक की एग्जाम में। जल्दी ही मैं वो बुक आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या तो व्हाट्सएप के जो मेरा ग्रुप है वहां पे आपको बुक अवेलेबल हो जाएंगी। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जाइए ग्रुप में ऐड हो जाइए अभी। और ट्रस्ट मी वो बुक आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगी, उसके अलावा आपको एक भी सिंगल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, दैट आई कैन अश्योर यू, क्योंकि मैंने खुद रिसर्च करके वो बुक बनाई है। अब देखते हैं हम कि क्या स्टेप्स होते हैं हमारे सक्सेस के, ठीक है। जिस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी तो मेरी शेयर कर ही दी है आपके साथ, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक शेड्यूल बनाना, एक प्लान बनाना। जब तक शेड्यूल नहीं बनाओगे, प्लान नहीं बनाओगे, आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त जितना दिया है लिमिटेड टाइम में, आपको लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट आपका होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बुक स्टडी करने हैं आपको, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो एक चीज याद रखना कि UGC नेट ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है नॉलेज गेन करने का, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को फॉलो कर रहे हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और बहुत सारे एक ही चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो है नॉलेज, है ना, विजडम, जिसे वो विजडम भी कहते हैं, और वो उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा इंफेसिस देते हैं।
तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यूजीसी नेट का एग्जाम ये नॉलेज गेन करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, एक अवसर है अपने सब्जेक्ट पे कमांड लाने की। और जितने भी बुक्स मैंने आपको बताए हैं, आइदर आप यूजीसी नेट के पहले इन बुक्स को पढ़िए, अदरवाइज फ्यूचर में जब आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे जॉब करोगे या पीएचडी करोगे, तब आपको सारी ये बुक्स दोबारा पढ़नी ही होगी, ठीक है। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जाम होती है यूजीसी नेट आपकी, ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के बाद भी आपको बहुत, मतलब ये एक प्रोसेस ही है स्टडी का। जब तक पीएचडी करते हो, लोगों को पढ़ाते हो, आपके कंसेप्ट खुद के क्लियर होने चाहिए, तभी तो जाके आप लोगों को पढ़ा पाओगे ना। तो उसी के लिए उसी हिसाब से आपको स्टडी करना है, ठीक है। सो इट इज राइटली सेड, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। अब आप सबसे पहले तो सवाल तो स्टूडेंट को आता है कि क्या शेड्यूल होना चाहिए हमारे स्टडी का, और कितने घंटे हमें रोज स्पेंड करने चाहिए, वक्त देना चाहिए हमारे सिलेबस को। सी, ये डिपेंड करता है आपके ग्रास्पिंग पावर पे। कोई लोग 2 घंटे में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कोई लोग 8 घंटे में भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये आपको जानना होगा कि आपके लिए, देखिए पहली बात तो, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपको अपने, या कोई भी सब्जेक्ट हो, एज फॉर दैट आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार होना बहुत जरूरी है। अगर आप उस सब्जेक्ट को पसंद ही नहीं करते तो आप थरोली पढ़ भी नहीं पाओगे उस सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार होना बहुत जरूरी होता है। हर एक चैप्टर अपने आप में ही एक अलग नॉलेज देता है। देखिए आपने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूँ कोई भी एक चैप्टर निकाल कर, तो एक अलग ही नॉलेज, एक अलग ही विजडम आपको वहां से गेन होता है। देखिए पॉलिटिकल साइंस की खासियत ये है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब तक थोरोली स्टडी नहीं करोगे आप सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। कितने घंटे करना है, डिपेंड ऑन यू, कि आप कितना वक्त स्पेंड कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड। अगर आप दिन में सिर्फ 3 घंटे निकाल रहे हो, पेपर 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन उन 3 घंटे में आप बहुत ज्यादा, मतलब अच्छे से स्टडी कर पा रहे हो, तो 3 घंटे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं स्टडी करने के लिए। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना घंटे इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही में एक चीज, पेपर 2 के ऊपर इम्फेसिस तो देना ही है, लेकिन साथ में पेपर 1 विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, डेली का एक शेड्यूल बनाइए, एक प्लान बनाइए, सुबह से लेकर शाम तक में डिवाइड करिए उसे, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट का स्टडी हमें कब करना है, कौन से टॉपिक मैंने किए हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साथ में कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्टडी में। ऐसा नहीं कि आज स्टडी किया है, फिर 2-3 दिन गैप दिया है, फिर स्टडी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा है कि हर, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो हर एक दिन आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और सबसे पहले ये जो स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे देख लीजिए, क्या स्टेप्स में दिया है। अगेन जो मैंने पूरा बताया है वीडियो में, सबसे पहले आपको सिलेबस रीड करना है, उसके बाद रेगुलर रिविजन्स करना है। सिर्फ रीडिंग करना ही जरूरी नहीं है, बार बार उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही में लॉजिकल और पेपर प्रैक्टिस, लॉजिकल स्टडी करनी है, फैक्ट बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वैसा स्टडी करना है। साथ ही में आपको पेपर प्रैक्टिस भी करनी है बहुत सारी, और इसी के बाद ही आप अचीव कर सकते हो आपका नेट एंड जीआरएफ, ठीक है। देखिए असफलता का मतलब ये नहीं होता कि खेल खत्म हो गया है अभी, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया है उनके लिए है ये, कि देखिए असफलता का मतलब ये नहीं होता है कि खेल खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब अनुभव है एक नया प्रयास करने का, ठीक है। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। बुक में जल्दी ही आपको या तो यूट्यूब चैनल में लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, वहां पे भी मैं जल्दी बुक अपलोड कर दूंगा। और कोई आपकी अगर क्वेरीज है तो कमेंट्स में बताइए मुझे, आई वुड लव टू हेल्प यू। और जो प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें आप और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसे और मॉडिफाई करो। लेकिन याद रखना है, इस बार आपको नेट का एग्जाम 101% क्रैक करना ही है। एक और मैं बता दूं, शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए, बहुत बड़ा सिलेबस है, एग्जाम के पहले रिवीजन करने के लिए अलग अलग चार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज जो है वो मेरे बुक में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चार्ट्स रहेंगे उसमें, शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगे, और जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, कोई भी सवाल हो मुझसे पूछिए। और आज के लिए यही खत्म करते हैं लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।